नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं सोक्रेटिस के बारे में। हाँ, सोक्रेटिस एक ऐसा नाम जो फिलॉसफी में हर कोई जानता है। एग्जैक्टली एक ऐसा नाम जो वेस्टर्न फिलॉसफी की आप कह सकते हैं बुनियाद माना जाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन्होंने खुद एक लाइन भी नहीं लिखी। सही में ये बहुत इंट्रीगिंग है। तो सवाल उठता है कि हम इनके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं और क्यों 2400 साल बाद भी इनकी लाइफ और इनके आइडियाज इतने रेलेवेंट लगते हैं। चलो इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। बिल्कुल। सोक्रेटिस ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में जितना जानो उतना कम लगता है। वो एथेंस के गोल्डन एज में थे, वो टाइम जब एथेंस कल्चर, पॉलिटिक्स और नए आइडियाज का हब था, सेंटर था। बिल्कुल हाँ, गोल्डन एज तो था, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि ये टाइम बड़ी उथल पुथल का भी था। मतलब पेलोपोनेसियन वॉर चल रही थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, 30 टायरेंट्स का खतरनाक दौर आया। इन्हीं हालात के बीच सोक्रेटिस की फिलॉसफी ने जन्म लिया, एक तरह से उस माहौल में पनपी। राइट। तो शुरू उनकी जिंदगी से करते हैं। पैदा हुए एथेंस में 470 बीसी के आसपास। कोई बहुत रईस फैमिली से नहीं थे, राइट? पिता स्टोन मेसन थे, पत्थर का काम करते थे। हाँ, सोफ्रोनिस्कस नाम था उनका, और माँ मिडवाइफ थी, फेनरेट। अच्छा। हाँ, और ये मिडवाइफ वाला कनेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोक्रेटिस ने बाद में अपने काम को, अपने मेथड को इसी से कंपेयर किया। ओ, कैसे? वो कहते थे कि जैसे एक मिडवाइफ बच्चे को दुनिया में लाने में मदद करती है, उसे पैदा नहीं करती, वैसे ही वो लोगों के अंदर जो आइडियाज, जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हैं, उन्हें जन्म देने में, उन्हें क्लियर करने में मदद करते हैं। वो खुद से नए आइडियाज नहीं दे रहे, बल्कि सामने वाले की सोच को क्लैरिफाई करवा रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल मिडवाइफ आप कह सकती हैं। कमाल का तरीका है अपने काम को देखने का। और उनकी पढ़ाई लिखाई, क्या बचपन से ही फिलोसोफर बनने की तैयारी थी? स्पेसिफिक डिटेल्स तो कम है, पर लाइकली उन्हें टिपिकल एथेनियन एजुकेशन मिली होगी। म्यूजिक, थोड़ी पोएट्री, जिम्नास्टिक्स, पढ़ना लिखना उस जमाने में जो एक ठीक ठाक नागरिक की होती थी। ओके। हो सकता है अपने पिता का पत्थर तराशने का काम भी सीखा हो शुरू में। हाँ। और कुछ पुराने सोर्सेज कहते हैं कि वो अपने से पहले के फिलोसोफर्स के आइडियाज से, जैसे एनाक्सागोरस या हेराक्लिटस, इनसे वाकिफ थे। अच्छा। और ये भी सुना है कि वो फौज में थे। एक फिलोसोफर और सोल्जर, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है। ये सच है। वो एक हॉप्लाइट यानी पैदल सिपाही के तौर पर पेलोपोनेशियन वॉर में लड़े। एक्चुअली 3 बड़ी कैंपेन्स में, पोटिडेया, डिलियम, एम्फीबिस, उन्होंने हिस्सा लिया। वाओ। और अपनी हिम्मत और फिजिकल इंड्योरेंस के लिए जाने जाते थे। एक मशहूर किस्सा है कि पोटिडेया में उन्होंने अल्सिबाइडीज नाम के एक नौजवान की जान बचाई थी। अच्छा। वही अल्सिबाइडीज जो बाद में इतना कंट्रोवर्शियल हुआ। हाँ वही। जो एथेंस का एक बहुत ब्रिलियंट लेकिन उतना ही कंट्रोवर्शियल लीडर बना, और फिर उसका नाम सोक्रेटिस के ट्रायल में भी उछला था। तो उनकी मिलिट्री सर्विस दिखाती है कि वो अपनी सिविक ड्यूटी पूरी करते थे और उनमें फिजिकल करेज भी था। इंटरेस्टिंग। और उनकी पर्सनल लाइफ, शादी, बच्चे, क्या वो एक टिपिकल फैमिली आदमी थे? उनकी शादी सैंथेपे नाम की महिला से हुई थी। उनके बारे में पुराने किस्सों में थोड़ा नेगेटिव लिखा गया है कि वो थोड़ी झगड़ालू किस्म की थी। हाँ, मैंने भी सुना है। थोड़ा एग्जैजरेशन हो। उनके 3 बेटे भी थे। लेकिन सोक्रेटिस को कन्वेंशनल फैमिली मैन कहना मुश्किल है। वो अपना ज्यादातर टाइम एथेंस के मार्केट प्लेस यानी अगोरा या पब्लिक जिम्स में लोगों से, खासकर नौजवानों से, फिलॉसफी पर बातें करते हुए बिताते थे। मतलब घर गृहस्थी में ध्यान कम था। हाँ, पैसा कमाने या घर चलाने में उनका ध्यान कम ही रहता था। मटीरियल चीजों से उन्हें कोई लगाव नहीं था। कहा जाता है कि वो काफी गरीबी में रहते थे, पर इसकी फिक्र नहीं करते थे। सिंपल लिविंग। उनके दिखने और बिहेवियर के बारे में भी काफी किस्से हैं ना, थोड़े अलग ही थे। हाँ बिल्कुल। फिजिकली उन्हें अट्रैक्टिव नहीं माना जाता था। डिस्क्रिप्शंस हैं जैसे चपटिंग आंख, उभरी हुई आंखें, मोटे होंठ, थोड़ा भारी शरीर। ओके। उनकी तुलना मिथोलॉजिकल फिगर्स जैसे सैटायर्स या साइलेनस से की जाती थी। अक्सर नंगे पांव घूमते थे, चाहे मौसम कैसा भी हो। सर्दी में भी? हाँ, सर्दी गर्मी, एक ही सादा सा पुराना सा चोगा पहने रहते थे। सोशल कस्टम्स की, फिजिकल कंफर्ट की ज्यादा परवाह नहीं करते थे, अपने में मगन रहते थे। इतना सब होने के बावजूद भी लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। ये कैसे? मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं, कन्वेंशनल नहीं, फिर भी? यही तो उनका जादू था। शायद उनमें एक अजीब किस्म का करिश्मा और इंटेलेक्चुअल पावर थी, एक मैग्नेटिज्म था।
उनके फॉलोअर्स का एक डेडिकेटेड ग्रुप बन गया था जिनमें ज्यादातर अमीर घरों के नौजवान थे। हाँ, प्लेटो, ज़ेनोफोन। हाँ, इन्हीं में वो लोग भी थे जिनके लिखे हुए से हम आज सोक्रेटिस को जानते हैं, जैसे प्लेटो और जेनोफोन। लेकिन उनके सर्कल में अल्सिबायडीज और क्रिटियास जैसे लोग भी थे जो बाद में काफी बदनाम हुए। उनका बात करने का स्टाइल भी अलग था। वो आयरनी का इस्तेमाल करते थे, मजाक का और लगातार सवाल जवाब का। रिलेंटलेस लॉजिकल एनालिसिस। राइट। इसलिए कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनके मुरीद बन जाते थे, और जिन लोगों के अनजानेपन को वो एक्सपोज करते थे, जिनके बिलीव्स को चैलेंज करते थे, वो उनसे सख्त नफरत भी करते थे। बहुत पोलराइजिंग फिगर थे वो। और वो मशहूर कहानी ओरेकल ऑफ डेल्फाई वाली, कि उनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हाँ, वो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसे बनी? हाँ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। उनके एक जोशीले दोस्त थे, चेरेफोन। वो डेल्फी गए और ओरेकल से पूछा कि क्या सोक्रेटिस से ज्यादा वाइज कोई इंसान है? और ओरेकल ने कहा नहीं। एग्जैक्टली जवाब मिला नहीं। सोक्रेटिस खुद ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उनका तो मानना था कि उनमें तो कोई खास विजडम है ही नहीं। उन्हें लगा ओरेकल गलत कह रहा है, तो उन्होंने ठान लिया कि वो ओरेकल को गलत साबित करके रहेंगे। अच्छा, कैसे? क्या किया उन्होंने? वो एथेंस के उन सभी लोगों से मिलने लगे जिन्हें समझदार माना जाता था, पॉलिटिशियंस, पोइट्स, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, सबसे। ओके। लेकिन उनसे बात करके सोक्रेटिस को एहसास हुआ कि इन लोगों के पास असली नॉलेज नहीं है, बस उन्हें लगता है कि है। पॉलिटिशियंस के पास सिर्फ ओपिनियंस थे, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स थे, पर नॉलेज नहीं। पोएट्स इंस्पिरेशन से लिखते थे, पर अपनी बात समझा नहीं पाते थे। और क्राफ्ट्समैन? वो तो स्किल्ड थे अपने काम में। हाँ, वो अपने काम में माहिर थे, पर वो गलती से समझते थे कि उनकी ये महारत बाकी चीजों पर भी लागू होती है, जैसे मोरालिटी या पॉलिटिक्स पर। उन्हें लगता था वो हर चीज के एक्सपर्ट हैं। तो सोक्रेटिस ने क्या कंक्लूड किया इस सब से? सोक्रेटिस इस नतीजे पर पहुंचे कि उनकी जो विजडम है ना, शायद इसी बात में है कि वो जानते हैं कि वो नहीं जानते। अच्छा, आई नो दैट आई नो नथिंग, वो वाली बात। एग्जैक्टली कि वो अपनी इग्नोरेंस को पहचानते हैं, जबकि बाकी लोग वो तो बस इस गलतफहमी में जीते हैं कि उन्हें सब पता है। और यही उनके फिलोसॉफिकल मिशन का आधार बना, लोगों को उनके अपने अनजानेपन का आईना दिखाना, उन्हें सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए प्रोवोक करना। लेकिन ये सब बातें, उनकी लाइफ, उनके आइडियाज हम तक पहुंची कैसे, जब उन्होंने खुद कुछ लिखा ही नहीं? यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती होगी ना, जैसे आपने शुरू में कहा था। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे स्कॉलर्स सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। क्योंकि सोक्रेटिस ने खुद कुछ नहीं लिखा, हमें उनके बारे में उनके स्टूडेंट्स और कंटेम्पररीज के अकाउंट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। और वो अकाउंट्स अलग अलग हैं? हमेशा एक जैसे नहीं हैं, बल्कि कभी-कभी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं। जैसे उनके सबसे फेमस स्टूडेंट प्लेटो ने बहुत से डायलॉग्स लिखे जिनमें सोक्रेटिस मेन कैरेक्टर हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि प्लेटो ने खासकर अपने बाद के डायलॉग्स में सोक्रेटिस को अपने खुद के फिलोसॉफिकल सिस्टम को एक्सप्रेस करने का जरिया बनाया। तो प्लेटो के सोक्रेटिस हमेशा असली सोक्रेटिस नहीं है? ये कहना मुश्किल है। स्कॉलर्स मानते हैं कि प्लेटो के शुरू के डायलॉग्स जैसे अपॉलॉजी या क्रिटो शायद हिस्टोरिकल सोक्रेटिस के ज्यादा करीब हैं, जबकि बाद के डायलॉग्स जैसे रिपब्लिक में प्लेटोनिक फिलॉसफी ज्यादा है। सोक्रेटिस एक माउथपीस की तरह है। ओके। और जेनोफोन? वो भी स्टूडेंट थे। हाँ, जेनोफोन एक सोल्जर और हिस्टोरियन थे। उन्होंने भी सोक्रेटिस पर लिखा, लेकिन उनकी राइटिंग्स में सोक्रेटिस ज्यादा कन्वेंशनल प्रैक्टिकल एथिक्स पर फोकस करते हुए दिखते हैं। उतनी फिलोसॉफिकल डेप्थ नहीं लगती जितनी प्लेटो में है। उनके अकाउंट्स प्लेटो से काफी अलग हैं कुछ मामलों में। जेनोफोन सोक्रेटिस को एडमायर करते थे, पर शायद उनके फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए। अच्छा, और कोई सोर्सेज? एरिस्टोफेनीज हैं, एक कॉमिक प्ले राइट। उन्होंने अपने प्ले द क्लाउड्स में सोक्रेटिस का मजाक उड़ाया था। उन्हें एक अजीब, हवा में उड़ने वाला सोफिस्ट और एथियस्ट की तरह दिखाया था। ये कैरिकेचर था, सटायर था, पर इससे पता चलता है कि सोक्रेटिस उस वक्त एथेंस में एक जाने माने और शायद कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुके थे। एरिस्टोटल है, जो प्लेटो के स्टूडेंट थे। उन्होंने सोक्रेटिस को पर्सनली नहीं जाना, पर उनकी फिलॉसफी पर इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। खासकर सोक्रेटिस और प्लेटो के व्यूज को अलग करने में उनकी राइटिंग से मदद मिलती है।
तो इतने अलग अलग अकाउंट्स से असली सोक्रेटिस को जानना बहुत मुश्किल होगा। यही है सोक्रेटिक प्रॉब्लम। इन कॉन्ट्रडिक्टरी सोर्सेस के वजह से उनके एक्चुअल व्यूज को रिकंस्ट्रक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है। स्कॉलर्स ने अलग अलग अप्रोचेस ली हैं। कुछ ज़ीनोफॉन को कम रिलायबल मानते हैं, कुछ प्लेटो के सिर्फ अर्ली डायलॉग्स पर फोकस करते हैं, और कुछ काफ़ी स्केप्टिकल हैं कि हम कितना जान सकते हैं। तो जब हम सोक्रेटिस के आइडियाज की बात करते हैं तो ये याद रखना ज़रूरी है कि ये हम तक इंटरप्रिटेशंस के थ्रू पहुंचा है। हम एक कंपोजिट पिक्चर बना रहे हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड समझना जरूरी था। अब आते हैं उनके मेन आइडियाज पर। सुना है उन्होंने फिलॉसफी के डायरेक्शन ही बदल दी थी, फोकस शिफ्ट कर दिया था। हाँ, ये उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। उनसे पहले के फिलोसोफर्स, जिन्हें प्री सोक्रेटिक्स कहते हैं, वो ज़्यादातर नेचर, यूनिवर्स कैसे बना, दुनिया किस चीज़ से बनी है, इन सवालों में उलझे रहते थे। कॉस्मोलॉजी, मेटाफिजिक्स। राइट। सोक्रेटिस ने फोकस घुमाकर इंसान पर ला दिया। हमारी लाइफ, एथिक्स, मोरालिटी, नॉलेज, जस्टिस, गुडनेस, ये सब क्या है, हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। एक रोमन थिंकर सिसरो ने बाद में कहा था कि सोक्रेटिस ने फिलॉसफी को आसमान से उतारकर शहरों में बसा दिया और उसे जिंदगी और मोरालिटी से जोड़ दिया। ह्यूमन अफेयर्स पर फोकस लाए। और उनका तरीका, ये सोक्रेटिक मेथड या इलेंकस, क्या चीज़ है जिसके लिए वो इतने जाने जाते हैं? हाँ, एब्सोल्युटली। ये उनका ट्रेडमार्क था ना। बिल्कुल, ये उनका सिग्नेचर टूल था, एलेंकुस। इसका मतलब है क्रॉस एग्जामिनेशन या मेथड ऑफ रेफ्यूटेशन। ये एक तरह की लगातार सवाल जवाब वाली बातचीत थी। कोऑपरेटिव भी हो सकती थी, एडवर्सेरियल भी। इसका मकसद क्या था? सिर्फ बहस जीतना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद था लोगों के बिलीव्स में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको सामने लाना, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा गहराई से समझ सकें, अपनी सोच को रिफाइन कर सकें। ये काम कैसे करता था? मतलब अगर सोक्रेटिस किसी से बात कर रहे हैं तो क्या होता था? एक टिपिकल कॉन्वर्सेशन कैसी होती थी? अक्सर ऐसा होता था। 1. सोक्रेटिस किसी ऐसे इंसान से बात शुरू करते जो किसी टॉपिक पर, मान लो हिम्मत या इंसाफ पर, एक्सपर्ट होने का दावा करता था। वो उससे उस चीज की डेफिनेशन पूछते थे, सीधा सा सवाल। ओके, जैसे पाइटी क्या है, यूथिफ्रो से पूछा था। हाँ, बिल्कुल। फिर 2. सोक्रेटिस उस डेफिनेशन पे सवाल उठाते थे, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछते थे, उसके अलग अलग मतलब निकालते थे, काउंटर एग्जाम्पल्स देते थे। 3. अपने सवालों के जरिए वो उस इंसान को रियलाइज करवाते थे कि उसकी अपनी ही बातें, उसके दूसरे बिलीव्स, उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। फिर वो बंदा कंफ्यूज हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। वो इंसान कंफ्यूजन की स्टेट में पहुंचता था, उसकी समझ हिल जाती थी। इस स्टेट को अपोरिया कहते हैं, एक तरह का इंटेलेक्चुअल परप्लेक्सिटी या डेडलॉक। उसे एहसास होता था कि वो जो समझता था कि वो जानता है, वो असल में नहीं जानता था। तो इसका फायदा क्या हुआ? कंफ्यूजन में छोड़ दिया बस। तरह से इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी पैदा करती थी। हालांकि ये भी सच है कि उनकी बातचीत अक्सर इसी अपोरिया पर ही खत्म हो जाती थी। कोई फाइनल सैटिस्फैक्टरी डेफिनेशन नहीं मिलती थी। लेकिन उस जमाने में सोफिस्ट भी तो थे जो लोगों को बोलना सिखाते थे। सोक्रेटिस उनसे अलग कैसे थे? उन पर भी तो सोफिस्ट होने का इल्जाम लगता था। हाँ, लगता था, लेकिन वो बहुत अलग थे। ये इम्पॉर्टेंट फर्क है। सोफिस्ट्स पैसे लेकर लोगों को रिटोरिक यानी पर्सुएजन की कला सिखाते थे। बहस जीतना, अपनी बात मनवाना उनका गोल था। उनके लिए सच्चाई उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी जितना पर्सुएसिव होना। वो अक्सर कहते थे कि हर चीज रिलेटिव है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। और सोक्रेटिस इसके बिल्कुल उलट थे। वो असली नॉलेज और यूनिवर्सल मॉरल ट्रूथ की तलाश में थे। वो पैसे लेने से साफ मना करते थे और वो कहते थे कि वो खुद कुछ नहीं जानते, इसलिए सिखा भी नहीं सकते। वो तो बस दूसरों को एग्जामिन करने में मदद कर रहे हैं। उनका मकसद लोगों को जीतना नहीं, बल्कि सच तक पहुंचाना था। उन्हें खुद सोचने पर मजबूर करना था। ट्रूथ सीकिंग उनका प्राइमरी गोल था। और वो मिडवाइफ वाली एनालॉजी यहाँ फिट होती है जो आपने पहले बताई थी। बिल्कुल। वो कहते थे कि जैसे मिडवाइफ बच्चे के पोटेंशियल को बाहर लाती है, वैसे ही सोक्रेटिक मेथड लोगों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग की पोटेंशियल है, उसे सवाल जवाब के जरिए बाहर लाता है। नॉलेज कोई ऐसी चीज नहीं जो टीचर स्टूडेंट के दिमाग में डाल दे, बल्कि अंदर से निकलती है। हाँ, बल्कि वो चीज है जो इंसान खुद अपने अंदर से सेल्फ रिफ्लेक्शन और रैशनल डिस्कशन से डिस्कवर करता है। टीचर बस एक फैसिलिटेटर है। ये तो काफी एम्पावरिंग व्यू है लर्निंग का।
अब उनके एथिक्स पर आते हैं। नॉलेज और वर्च्यू यानी सद्गुण, इसका क्या कनेक्शन था उनके लिए? एक कॉन्सेप्ट है सोक्रेटिक इंटेलेक्चुअलिज्म। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हाँ, ये उनकी एथिक्स का कोर है और काफी डिबेटेड भी। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, यूनिटी ऑफ वर्च्यू, मतलब सारे वर्च्यूज जैसे हिम्मत, इंसाफ, सेल्फ कंट्रोल, पायटी, ये सब फंडामेंटली एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। एक ही हैं? कैसे? वो सब गुड और ईविल की नॉलेज का हिस्सा हैं। मतलब अगर आप ट्रूली करेजियस हैं तो आपको जस्ट और टेम्परेट भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ज्ञान पर, अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। वो नॉलेज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ओके, मेक सेंस। और दूसरा पॉइंट? दूसरा, और ये सबसे कंट्रोवर्शियल है, नो वन अर्ज विलिंगली, यानी कोई भी इंसान जानबूझकर गलत काम नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? लोग तो करते हैं जानबूझकर गलत काम। सोक्रेटिस का कहना था कि अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो इसलिए क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि असली अच्छाई क्या है। उसे लग रहा है कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए अच्छा है, भले ही वो गलत हो। हर कोई फंडामेंटली अपने लिए अच्छाई चाहता है। बुराई या वाइस इग्नोरेंस से पैदा होती है, ना कि कमजोर इरादे या बुरी नीयत से। अगर लोगों को सच में पता चल जाए कि क्या सही है तो वो वही करेंगे। उनकी मोटिवेशन हमेशा गुड की तरफ होती है, भले ही उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो। बहुत रेडिकल आइडिया है तो। इसका मतलब सारी बुराई सिर्फ इग्नोरेंस है? उनके हिसाब से हाँ। असली नॉलेज ऑटोमेटिकली सही एक्शन की तरफ ले जाती है। और इससे तीसरा पॉइंट निकलता है, वर्च्यू इज नॉलेज। मतलब नेक होना एक तरह की समझ है। एग्जैक्टली। वर्च्यू कोई फीलिंग या हैबिट नहीं, बल्कि एक तरह की इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। और इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि वर्च्यू सिखाई जा सकती है, पर स्कूल की तरह नहीं, टेक्स्ट बुक से नहीं, तो कैसे? फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन से, सोक्रेटिक मेथड से, जिससे इंसान को चीजों की असली समझ आए, वो डेफिनेशंस क्लियर हों। इसका मतलब जब वो हमेशा डेफिनेशंस पूछते रहते थे, जस्टिस क्या है, करेज क्या है, पायटी क्या है, तो वो इसी नॉलेज की तलाश में थे, भले ही जवाब ना मिले। हाँ, वो यूनिवर्सल डेफिनेशंस ढूंढ रहे थे, ऐसी डेफिनेशंस जो हर सिचुएशन में लागू हों और कॉन्सेप्ट का असली एसेंस, उसकी रूह बताएं। भले ही वो डेफिनेशंस अक्सर मिलती नहीं थी और डिस्कशन अपोरिया में खत्म हो जाता था। इस प्रोसेस का पर्पस था ये दिखाना कि लोग कितने कॉन्फिडेंटली इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बिना उनका असली मतलब जाने। अपनी इस इग्नोरेंस को पहचानना ही विजडम की तरफ पहला कदम था। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाता था। प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, फाइनल आंसर से भी ज्यादा शायद। और उनकी वो लाइन, आई नो दैट आई नो नथिंग, क्या वो सच में ऐसा मानते थे या ये भी उनकी आयरनी का एक हिस्सा था, एक स्ट्रैटेजी थी? इस पर भी बहुत बहस है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये उनकी आयरॉनिक वे था, लोगों को उनकी कंप्लेसेंसी से हिलाने का, उन्हें सोचने पर मजबूर करने का, एक पेडागोजिकल टूल था। ओके। दूसरे कहते हैं कि शायद वो नॉलेज के अलग अलग लेवल्स की बात कर रहे थे। हो सकता है उनके पास एथिक्स की एब्सोल्यूट गॉड लेवल सर्टेनिटी ना हो, जिसे वो शायद नॉलेज कहते थे, लेकिन कुछ बेसिक मॉरल ट्रूथ्स पर उनका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। जैसे कि गलत करना हमेशा बुरा होता है उसके लिए जो गलत कर रहा है। ग्रेगरी व्लास्टोस ने इस पर काम किया है, नॉलेज सी और नॉलेज ई का डिस्टिंक्शन दिया है। तो सर्टेन नॉलेज वर्सेस एलेंकस सिमिली नॉलेज। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन सब इस बात पर एग्री करते हैं कि अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना, अपनी इग्नोरेंस को एक्नॉलेज करना, उनके लिए फिलोसॉफिकल जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट था। बहुत इंपॉर्टेंट था ये सोक्रेटिक आयरनी भी उनकी पहचान का हिस्सा है। थोड़ा इसके बारे में बताइए, वो कैसे इस्तेमाल करते थे इसे? हाँ, आयरनी उनके स्टाइल में कूट कूट कर भरी थी। वो अक्सर ऐसी बातें कहते थे जिनका लिटरल मीनिंग उनके असली विचार से उल्टा होता था या जिसके डबल मीनिंग होते थे। पता नहीं चलता था कि वो ताना मार रहे हैं या सच बोल रहे हैं। एग्जाम्पल? जैसे प्लेटो के यूथिफ्रो डायलॉग में, जब यूथिफ्रो बड़े घमंड से कहता है कि उसे पता है पाइटी क्या है, इसलिए वो अपने पिता पर केस करने जा रहा है, हाँ। तो सोक्रेटिस बड़े भोलेपन से कहते हैं, वाह, तब तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन जाऊं। अब ये तारीफ लग सकती है, पर कॉन्टेक्स्ट में ये साफ आयरनी है। वो यूथिफ्रो के कॉन्फिडेंस को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसके पीछे मोटिव्स क्या होते थे? कई हो सकते हैं, ऑडियंस का अटेंशन लेना, फिलोसॉफिकल मैसेज को थोड़ा छिपा कर कहना ताकि लोग खुद सोचें, या व्लास्टोस कहते हैं डबल मीनिंग होना, एक सरफेस लेवल पर और एक डीपर लेवल पर। ये उनका एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन टूल था।
उन्होंने हैप्पीनेस यानी यूडेमोनिया और रीजन के रोल के बारे में क्या कहा? क्या हैप्पीनेस ही अल्टीमेट गोल है? सोक्रेटिस के लिए हाँ, यूडेमोनिया जिसका सही मतलब सिर्फ हैप्पीनेस नहीं बल्कि फ्लरिशिंग या एक अच्छी, मीनिंगफुल, वेल लिव्ड जिंदगी है ही हर इंसान का अल्टीमेट गोल है। हम सब वही चाहते हैं। और वर्चू का इससे क्या कनेक्शन है? वर्चू यानी नेक होना इससे सीधा जुड़ा हुआ है। उनके हिसाब से अच्छी जिंदगी जीने के लिए नेक होना जरूरी है। शायद नेक होना ही काफी है यूडेमोनिया के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे पैसा या हेल्थ उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी सोल की कंडीशन। और इसमें रीजन का रोल, वो इंटेलेक्चुअलिज्म वाली बात। हाँ, उनका मॉरल इंटेलेक्चुअलिज्म कहता है कि वर्च्यू नॉलेज पर बेस्ड है और मोटिवेशनल इंटेलेक्चुअलिज्म कहता है कि हमारा रीजन, हमारा इंटेलेक्ट ही हमारे एक्शंस को फंडामेंटली गाइड करता है। अगर हमें सही नॉलेज है तो हम ऑटोमेटिकली सही काम करेंगे। इरैशनल डिजायर्स या इमोशंस हमें भटका नहीं सकते अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। इसी से वो कोई जानबूझकर गलत नहीं करता वाला आइडिया आता है। अक्रेशिया यानी वीकनेस ऑफ विल की पॉसिबिलिटी पर उनके व्यूज डिबेटेड हैं। उनके रिलीजियस व्यूज कैसे थे? उन पर तो भगवान को ना मानने का एम्पायरिटी का चार्ज भी लगा था। उन्होंने ट्रेडिशनल ग्रीक रिलीजन के रिचुअल्स और मिथ्स को जरूर चैलेंज किया। उनका अप्रोच ज्यादा रैशनल था। मानते थे कि सिर्फ बलि चढ़ाने या पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रिटर्न में कुछ पाने की लालच से कर रहे हैं या अगर आपकी लाइफ एथिकल नहीं है। असली पूजा तो फिलॉसफी करना है, अपने आप को, अपनी सोल को बेहतर बनाना है। तो वो गॉड्स को नहीं मानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मानते थे कि गॉड्स इनहेरेंटली अच्छे, वाइज और न्यायी हैं। ये उस टाइम की पॉपुलर कहानियों से अलग था जिनमें गॉड्स भी इंसानों जैसे पेटी और जेलस दिखाए जाते थे। यूथिफ्रो डायलॉग में वो फेमस सवाल उठाते हैं। हाँ, वो यूथिफ्रो डिलेमा। एग्जैक्टली। क्या कोई चीज इसलिए अच्छी है क्योंकि गॉड्स उसे चाहते हैं या गॉड्स उसे इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो चीज अपने आप में अच्छी है? उनका इशारा था कि अच्छाई, गुडनेस, गॉड्स की मर्जी पर डिपेंड नहीं करती बल्कि इंडिपेंडेंट है। गॉड्स को खुद पायस होना चाहिए। अपनी अपॉलॉजी में वो गॉड्स में बिलीफ अफर्म करते हैं पर ट्रेडिशनल एंथ्रोपोमॉर्फिज्म को रिजेक्ट करते हुए। और उनका वो डायमोनियन, वो क्या था? वो एक इनर डिवाइन वॉइस थी, एक साइन था जो उन्हें गलत काम करने से रोकता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आवाज उन्हें कभी ये नहीं बताती थी कि क्या करना चाहिए, बस ये बताती थी कि क्या नहीं करना चाहिए। एक तरह का डिवाइन वार्निंग सिस्टम था। और इसी को ट्रायल में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हाँ, कि ये नए भगवान इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्टेट के गॉड्स को नहीं मान रहे। ज़ेनोफोन के अकॉर्डिंग उन्होंने यूनिवर्स के डिज़ाइन को देखकर क्रिएटर के एग्जिस्टेंस का आर्ग्यूमेंट भी दिया था, जिससे हम आज टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। लव और पॉलिटिक्स पर उनके क्या विचार थे, थोड़ा ब्रीफ में? लव के बारे में उनके आइडियाज हमें ज़्यादातर प्लेटो के डायलॉग्स, लाइसिस और सिम्पोजियम से मिलते हैं। सिम्पोजियम में लव को एक रैशनल जर्नी की तरह दिखाया गया है, फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू होकर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग और अल्टीमेट ब्यूटी के आइडिया तक पहुंचना। उनकी नौजवान लड़कों के साथ दोस्तियां थी, अल्सिबिडीज जैसे। हाँ। पर माना जाता है कि ये प्राइमरीली इंटेलेक्चुअल और उनकी सोल को इम्प्रूव करने पर फोकस थी, फिजिकल नहीं। इरोस को फिलोसॉफिकल परस्यूट की तरफ चैनल करना। और पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं थे, कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। उनका मकसद था लोगों को फिलॉसफी के जरिए बेहतर सिटीजन बनाना। उनका रोल एक प्राइवेट सिटीजन का था जो पब्लिक डिस्कोर्स में इंगेज करता था, लेकिन वो कानून का बहुत सम्मान करते थे। फौज में सर्व किया, ज्यूरी ड्यूटी की, और जब 30 टायरेंट्स ने उन्हें एक बेगुनाह आदमी लियोन ऑफ सैलेमिस को अरेस्ट करने का इल्लीगल ऑर्डर दिया तो उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर मना कर दिया। उनकी पॉलिटिकल लीनिंग्स पर क्लैरिटी है, डेमोक्रेसी के फेवर में थे या नहीं? इस पर डिबेट है। कुछ बातें डेमोक्रेसी की क्रिटिसिज्म लगती हैं, जैसे उनका कहना कि स्टेट चलाना भी एक स्किल है जो सबके पास नहीं होती। दूसरी तरफ उन्होंने डेमोक्रेटिक लॉज को फॉलो किया इवन जब वो उनके खिलाफ गए। कुछ उन्हें लिबरलिज्म या सिविल डिसोबीडियंस का अर्ली प्रोपोनेंट मानते हैं, खासकर उनकी स्टेट के ऑर्डर्स को क्वेश्चन करने की वजह से, लेकिन वो एनार्किस्ट नहीं थे। ठीक है, और फिर उनकी जिंदगी का सबसे ड्रामेटिक चैप्टर आया, उनका ट्रायल 399 बीसी में। 70 साल की उम्र में उन पर मुकदमा चला और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। ऐसा क्यों हुआ आखिर, इतने साल फिलॉसफी करने के बाद? इसका कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है।
एथेंस अभी-अभी स्पार्टा से पेलोपोनेशियन वॉर हारा था। बड़ी हार थी वो। शहर में 30 टायरेंट्स का जुल्मी शासन खत्म हुआ था और डेमोक्रेसी दोबारा रिस्टोर हुई थी। लेकिन माहौल बहुत टेंस था। फ्रैजाइल थी डेमोक्रेसी। लोगों में रिजेंटमेंट था, सस्पिशन था, स्केपगोट्स ढूंढे जा रहे थे। और सोक्रेटिस इस माहौल में फिट नहीं बैठे। हाँ, सोक्रेटिस के कुछ पुराने साथी जैसे क्रिटियस और चामिडीज 30 टायरेंट्स में प्रोमिनेंट थे और एल्सीबिडीज ने तो एथेंस को धोखा दिया था। भले ही एक जनरल एमनेस्टी थी, पुराने पॉलिटिकल गुनाह माफ कर दिए गए थे, पर सोक्रेटिस के खिलाफ गुस्सा था। वो डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते थे, अमीरजादों के साथ उठते बैठते थे। उनका बिहेवियर, उनका क्वेश्चनिंग स्टाइल आम लोगों को अनकंफर्टेबल करता था। वो एक मिसफिट लगते थे। तो ऑफिशियल चार्जेस क्या थे उन पर? किसने लगाए? 3 लोगों ने चार्जेस लगाए। मिलेटस, एक यंग पोएट, एनिटस, एक पावरफुल पॉलिटिशियन और लाइकॉन, एक ओरेटर। 2 मेन आरोप थे। पहला, इम्पायटी, एसिबिया, यानी स्टेट के गॉड्स को ना मानना और अपने नए देवी देवता जैसे वो डेमोनियन इंट्रोड्यूस करना। ओके। दूसरा, करप्टिंग द यूथ, यानी नौजवानों को बहकाना, उन्हें ट्रेडिशनल वैल्यूज के खिलाफ करना, बड़ों की इज्जत न करना सिखाना, सोसाइटी के लिए खतरा पैदा करना। शायद क्रीटियाज और अल्सीबाइडीज जैसे लोगों का एग्जाम्पल इनडायरेक्टली दिया गया कि देखो सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स कैसे निकले। उन्होंने अपना डिफेंस कैसे किया? प्लेटो की अपॉलॉजी, जो डिफेंस स्पीच है, माफी नहीं, तो बहुत मशहूर है। हाँ, और उनका डिफेंस बहुत अनकन्वेंशनल था। टिपिकल लीगल डिफेंस नहीं था वो। पहले उन्होंने पुराने प्रेजुडिसेस को एड्रेस किया, जैसे एरिस्टोफेनीज के प्ले क्लाउड्स वाली इमेज कि वो हवा में उड़ने वाले यूजलेस बातें करने वाले फिलोसोफर हैं। अपने काम को डेल्फिक ऑरेकल से जोड़कर बताया कि वो तो भगवान का हुक्म मान रहे हैं, लोगों को एग्जामिन कर रहे हैं। फिर फॉर्मल चार्जेस पर आए। उन्होंने मिलेटस के एक्यूजेशंस में लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाए। क्रॉस एग्जामिन किया मिलेटस को कोर्ट में। जैसे पूछा कि अगर वो एथियस्ट हैं तो नए गॉड्स कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। करप्शन पर कहा कि वो जानबूझकर किसी को बुरा क्यों बनाएंगे, उन्हें भी तो उनके बीच रहना है। अगर अनजाने में हुआ है तो सजा नहीं, शिक्षा देनी चाहिए। लॉजिक यूज किया। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी उनके डिफेंस में? सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया बल्कि अपनी पूरी जिंदगी और फिलॉसफी को जस्टिफाई किया। खुद को एक गैड फ्लाई कहा, एक ऐसी टिट से फ्लाई या मक्खी जो एथेंस जैसे सुस्त आलसी घोड़े को बार बार काटकर इरिटेट करके जगाए रखती है, उसे सेल्फ रिफ्लेक्शन पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा कि उनका ये काम, ये क्वेश्चनिंग एथेंस के लिए जरूरी है, भले ही वो अनकंफर्टेबल हो। और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। बिल्कुल। क्रूशली, उन्होंने कोर्ट से रहम की, भीख नहीं मांगी, अपने परिवार को नहीं लाए इमोशनल अपील के लिए, जो उस वक्त कॉमन प्रैक्टिस थी, और साफ कह दिया कि अगर उन्हें इस शर्त पर छोड़ा जाए कि वो फिलॉसफी करना बंद कर देंगे तो वो हरगिज नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, दी अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। बिना परीक्षण के, बिना सोच विचार के जीवन जीने लायक नहीं है। ये उनका लाइफ का मिशन था जिसे वो छोड़ नहीं सकते थे। ये तो सीधे सीधे अथॉरिटी को चैलेंज करना हुआ, जूरी को प्रोवोक करना हुआ एक तरह से। फिर वर्डिक्ट क्या आया? 501 जुरस की जूरी थी। उन्होंने सोक्रेटिस को गिल्टी पाया। वोट रिपोर्टेडली 280 वर्सेस 221 था। मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था, पर गिल्टी पाया गया। फिर सजा तय हुई होगी। हाँ, पेनल्टी फेज में प्रोसिक्यूशन ने मौत की सजा मांगी। तब डिफेंडेंट को ऑल्टरनेटिव पेनल्टी प्रपोज करने का मौका मिलता था। सोक्रेटिस ने पहले मजाक में कहा कि उन्होंने तो एथेंस की इतनी सेवा की है, उन्हें तो फ्री मील्स मिलने चाहिए लाइफ टाइम। फिर दोस्तों के कहने पर एक छोटा सा जुर्माना प्रपोज किया, जो शायद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से भी कम था। इसी तो जूरी और नाराज हुई होगी। हाँ, उनके इस डिफाइंट, अनरिपेंटेंट एटीट्यूड ने जूरी को और नाराज कर दिया। मौत की सजा के लिए वोट पहले वाले कन्विक्शन वोट से भी ज्यादा डिफरेंस से पास हुआ। रिपोर्टेडली 360 वर्सेस 141। उनका कॉम्प्रोमाइज न करना ही उनके मौत का कारण बना। तो असली वजह क्या थी उन्हें सजा देने की? रिलीजियस इंटॉलरेंस या पॉलिटिकल बदला या उनका अनोइंग होना? इस पर आज तक डिबेट चलती है। कोई एक सिंपल आंसर नहीं है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं रिलीजियस रीजंस मेन थे, क्योंकि ट्रायल में इम्पायटी पर फोकस था। दूसरे कहते हैं पॉलिटिकल रीजंस थे, उन्हें डेमोक्रेसी के लिए खतरा समझा गया उनके एसोसिएट्स की वजह से। एक तीसरी थियोरी दोनों को जोड़ती है, क्योंकि एंशिएंट एथेंस में रिलीजन और स्टेट अलग नहीं थे।
शायद ये उनके ओवरऑल चैलेंजिंग एटीट्यूड, उनकी नॉन कन्फर्मिटी का नतीजा था एक टेंस पॉलिटिकल माहौल में। फिर उनके आखिरी दिन कैसे बीते? उन्होंने जेल से भागने से मना कर दिया था, है ना? ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, सजा के बाद वो लगभग 1 महीना जेल में रहे, क्योंकि एक रिलीजियस फेस्टिवल, डेलिया फेस्टिवल चल रहा था, जिसके दौरान एग्जीक्यूशंस नहीं होती थीं। इस दौरान उनके दोस्त उनसे मिलते रहे। प्लेटो का क्रेटो डायलॉग इसी टाइम पीरियड पर बेस्ड है। उसमें क्रीटो ने भगाने का प्लान बताते हैं। हाँ, उनके एक अमीर दोस्त क्रीटो ने पूरा प्लान बनाया था उन्हें जेल से भगाने का। गार्ड्स को ब्राइब करना, उन्हें कहीं और सेफ जगह ले जाना, सब इंतजाम था। पर सोक्रेटिस ने मना कर दिया। क्यों? उन्हें पता था कि फैसला गलत था, उनकी जान बच सकती थी। उनका तर्क, जैसा प्लेटो ने क्रीटो में दिखाया है, वो बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं कि गलत के बदले गलत नहीं करना चाहिए। अगर वो भाग जाते तो ये एथेंस के कानून को तोड़ना होता। उन्होंने पूरी जिंदगी एथेंस के कानून के अंडर गुजारी थी, उनसे फायदा उठाया था। अब सिर्फ इसलिए कि फैसला उनके खिलाफ गया है, वो उन्हीं कानून को तोड़ नहीं सकते। ये उस शहर के साथ किए गए एक इम्प्लिसिट सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होता। वो अपनी प्रिंसिपल्स पर कायम रहे। मतलब लॉ को रिस्पेक्ट करना, इवन जब वो आपके अगेंस्ट हो। हाँ, उन्होंने कहा कि स्टेट ने उनके साथ अन्याय किया है, पर वो स्टेट के साथ अन्याय नहीं करेंगे कानून तोड़कर। ये उनके प्रिंसिपल्स के प्रति उनकी जबरदस्त कमिटमेंट थी। डायलॉग उनके लास्ट डे को डिस्क्राइब करता है। वो अपने फॉलोअर्स और दोस्तों से घिरे हुए थे और आखिरी घंटों तक फिलॉसफी, खासकर आत्मा की अमरता, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल पर बातचीत करते रहे। बिल्कुल काम थे। फिर एग्जीक्यूशन हुई। हाँ, फिर उन्होंने बहुत शांति से हेमलॉक, एक जहरीला पौधा, का प्याला पिया, जो उस वक्त एथेंस में एग्जीक्यूशन का तरीका था। अकाउंट्स कहते हैं कि उन्होंने मौत का सामना बहुत हिम्मत, शांति और डिग्निटी से किया। अपने दोस्तों को कंसोल करते रहे। उनके आखिरी शब्द क्या थे? वो मुर्गे वाली बात। हाँ, उनके आखिरी शब्द थे, क्रीटो, हमें अस्क्लेपियस को एक मुर्गा चढ़ाना है, चुका देना, भूलना मत। इसका क्या मतलब? अस्क्लेपियस तो हीलिंग के गॉड थे। इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। शायद वो कह रहे थे कि मौत एक तरह की बीमारी से क्योर है, इसलिए हीलिंग के गॉड को थैंक यू कहना है। या शायद कोई पुराना कर्ज था जो याद आया, या कोई सिंबॉलिक मीनिंग था, पता नहीं। पर ये उनकी डेथ को और भी एनिग्मेटिक बना देता है। उनकी मौत तो एक सिंबल बन गई, एक मार्टर फिलोसोफर। बिल्कुल, वो सच के लिए शहीद होने वाले फिलोसोफर का सिंबल बन गए। एक ऐसा इंसान जो मौत कबूल कर लेता है, पर अपने उसूलों से, अपनी कॉन्शियंस से समझौता नहीं करता। उनकी जिंदगी और मौत इंडिविजुअल कॉन्शियस और स्टेट पावर के बीच के टेंशन का, फिलॉसफी और अथॉरिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट का एक पावरफुल सिंबल बन गया, जो आज भी रेलेवेंट है। सोक्रेटिस का इन्फ्लुएंस कितना गहरा रहा फिर? उनकी लेगेसी क्या है? वेस्टर्न फिलॉसफी के फाउंडर कहा जाता है उन्हें। हाँ, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है। उन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी का फादर फिगर माना जाता है। उनके बाद आने वाले लगभग सभी बड़े फिलोसॉफिकल स्कूल्स, प्लेटो की एकेडमी, एरिस्टोटल का लाइसियम, सिनिक्स, स्टोइक्स, स्केप्टिक्स, किसी न किसी तरह उनसे जुड़े हुए हैं। या तो उनके आइडियाज़ को आगे बढ़ाया या उनके रिस्पॉन्स में डेवलप हुए। उन्होंने फिलॉसफी का एजेंडा सेट कर दिया एक तरह से। एथिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, सेल्फ एग्जामिनेशन। उनके इमीडिएट फॉलोअर्स ने उनके आइडियाज को कैसे आगे बढ़ाया? अलग अलग डायरेक्शंस में गए वो लोग। हाँ, कई तरह से। प्लेटो तो सबसे फेमस है, जिन्होंने सोक्रेटिस के डायलॉग्स लिखे और अपनी एकेडमी खोली जो सेंचुरीज तक चली। फिर एंथिस्थेन्स थे, जिन्होंने सिनिक स्कूल शुरू किया। वो मटेरियल चीज़ों को रिजेक्ट करते थे और सिर्फ वर्च्यू को इम्पोर्टेंस देते थे। सिंपल लाइफ, नेचर के अकॉर्डिंग जीना। और एरिस्टोपिस थे, जिन्होंने सिरेनेक स्कूल शुरू किया। ये हेडनिज्म पर फोकस करते थे, प्लेजर को लाइफ का गोल बताते थे, पर इंटेलिजेंट प्लेजर। यूक्लिड ऑफ मेगैरा थे, जिन्होंने लॉजिक पर फोकस किया। तो अलग अलग लोगों ने सोक्रेटिस के आइडियाज के अलग अलग एस्पेक्ट से इंस्पिरेशन लेकर अपने अपने रास्ते बनाए। सोक्रेटिक स्कूल्स कहते हैं इन्हें। और बाद के थिंकर्स पर क्या असर हुआ? स्टोइक्स का आपने जिक्र किया, उन पर काफी असर था। हाँ, स्टोइक्स पर उनका बहुत गहरा असर था। उनके लिए सोक्रेटिस एक आइडियल थे, एक सेज थे। वर्च्यू का सेंट्रल रोल, रीजन पे फोकस, इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सब सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस दिखाता है। बाद में स्केप्टिक्स ने उनकी आई नो नथिंग वाली बात को, उनके क्वेश्चनिंग मेथड को अपना बेस बनाया।
इवन एरिस्टोटल, जो प्लेटो के स्टूडेंट थे, उन्होंने सोक्रेटिस को इम्पोर्टेंट माना, खासकर डेफिनेशंस और इंडक्टिव रीजनिंग में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। पर वो सोक्रेटिस को सेंट्रल फिगर नहीं मानते थे प्लेटो की तरह। कुछ उनके खिलाफ भी थे, जैसे एपिक्यूरियंस। और एंशियंट ग्रीस के बाहर भी इन्फ्लुएंस था, जैसे इस्लामिक वर्ल्ड या रेनेसा में। हाँ, बिल्कुल। इस्लामिक वर्ल्ड में उनके आइडियाज एरिस्टोटल और स्टोइक्स के साथ पहुंचे। मुस्लिम स्कॉलर्स उन्हें एडमायर करते थे, उन्हें एक वाइज सेज, कभी-कभी मोनोथीज्म का प्रोपोनेंट भी मानते थे। बिजेंटीन एम्पायर में उन्हें क्रिश्चियन लेंस से पढ़ा गया। फिर रेनेसा में उनमें दोबारा जबरदस्त इंटरेस्ट जागा। ह्यूमनिस्ट्स ने उन्हें सिविक वर्च्यू का सिंबल बनाया। नियोप्लेटोनिस्ट जैसे फिचिनो ने उन्हें एक होली, ऑलमोस्ट सेंटली फिगर की तरह देखा। मॉडर्न टाइम्स में भी रेलेवेंस बनी रही। हाँ, एनलाइटमेंट थिंकर्स ने उन्हें रीजन का चैंपियन माना, सुपरस्टिशन के खिलाफ लड़ने वाला, जैसे वॉल्टेयर। हेगल ने उन्हें हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट कहा, सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस की शुरुआत। कियर्केगॉर्ड उन्हें अपना टीचर मानते थे, आयरनी और सब्जेक्टिव ट्रूथ के लिए। नीचे ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, उनके रैशनलिज्म को ग्रीक कल्चर के डिक्लाइन का जिम्मेदार ठहराया। पर उनका व्यू कॉम्प्लेक्स और एम्बिवेलेंट था। 20th सेंचुरी में हैना एरेंट, कार्ल पॉपर जैसे थिंकर्स ने उन्हें इंडिविजुअल कॉन्शियंस का आइकन माना, टोटलिटेरियनिज्म के खिलाफ। तो उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ फिलॉसफी तक नहीं बल्कि कल्चर, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सब पर पड़ा है। एक मल्टी डायमेंशनल लेगेसी है। एग्जैक्टली। पॉलिटिकल फिलॉसफी में कॉन्शियंस वर्सेस स्टेट का सवाल, सिविल डिसोबीडियंस की जस्टिफिकेशन, ये सब उनसे जुड़ा है। एजुकेशन में सोक्रेटिक मेथड आज भी इस्तेमाल होता है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, लॉ स्कूल्स में, फिलॉसफी सेमिनार्स में। और वो एक कल्चरल आइकन बन गए हैं। द एग्जामिन्ड लाइफ, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, मॉरल करेज, ट्रूथ वर्सेस पावर का सिंबल, उनकी इमेज बहुत पावरफुल है। इतनी महान शख्सियत होने के बाद भी क्या उनकी फिलॉसफी की कोई क्रिटिसिज्म भी है? कोई कमजोरियां लोग पॉइंट आउट करते हैं? हाँ, बिल्कुल। परफेक्ट तो कोई नहीं होता। कुछ कॉमन क्रिटिसिज्म्स हैं। उनका इंटेलेक्चुअलिज्म, ये क्लेम कि कोई जानबूझकर गलत नहीं करता, साइकोलॉजिकली अनरियलिस्टिक लगता है। हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे वीकनेस ऑफ विल, अक्रेजिया कहते हैं, जानते हुए भी गलत कर जाना। पैशंस, इमोशंस का रोल शायद उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। सही बात है। और उनका नेगेटिव मेथड, एलेंक्यूस अक्सर सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करके अपोरिया में छोड़ देता है, कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाता है, पर कोई पॉजिटिव कंक्लूजन तक हमेशा नहीं पहुंचाता। कुछ लोगों को ये फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। एलिटिज्म का आरोप, उनका डेमोक्रेसी पर क्रिटिक और उनके ज्यादातर फॉलोअर्स का एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड कुछ लोगों को इंटेलेक्चुअल एलिटिज्म सजेस्ट करता है। क्या उनकी फिलॉसफी सबके लिए थी? आयरनी और इवेजन, उनकी आई नो नथिंग वाली बात या उनकी आयरनी को कुछ लोग इवेसिव मानते हैं, जैसे वो सीधा जवाब देने से बच रहे हों या अपने असली व्यूज छुपा रहे हों। इम्प्रैक्टिकलिटी, उनकी तरह जिंदगी जीना, हमेशा फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में लगे रहना, मटेरियल चीजों की परवाह ना करना शायद सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। एक आइडियल है पर अचीवेबल नहीं शायद। इन क्रिटिसिज्म्स के भी जवाब होंगे जरूर। डिफेंडर्स क्या कहते हैं? हाँ, डिफेंडर्स कहते हैं कि उनके इंटेलेक्चुअलिज्म को डीपली समझने की जरूरत है। नॉलेज का मतलब सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक डीप कन्विक्शन है जो एक्शन को मोटिवेट करता है। नेगेटिव मेथड का पर्पस गलत बिलीव्स को क्लियर करना है, जो पॉजिटिव नॉलेज के लिए जरूरी पहला स्टेप है। वो हर तरह के लोगों से बात करते थे, सिर्फ एलीट से नहीं। आयरनी एक पेडागोजिकल टूल थी, लोगों को खुद सोचने पर मजबूर करने के लिए। और उनकी लाइफ एक आइडियल है, एक इंस्पिरेशन है, भले ही हर कोई उसे पूरी तरह रेप्लिकेट ना कर सके। तो हम सोक्रेटिस को कैसे याद रखें? उनकी मेन लेगेसी क्या है हमारे लिए आज? वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने फंडामेंटली ये सवाल उठाया कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, और इसका जवाब रीजन और सेल्फ एग्जामिनेशन से ढूंढना चाहिए। उनकी लेगेसी मल्टीफैसेटेड है। मेथडोलॉजिकली हमें सवाल पूछने का, अपनी बिलीव्स को क्रिटिकली एग्जामिन करने का मेथड दिया, सोक्रेटिक मेथड। एथिकली उन्होंने एथिक्स को, केयर ऑफ द सोल को फिलॉसफी के सेंटर में रखा, वर्च्यू को सबसे इंपॉर्टेंट बताया। एग्जिस्टेंशियल, उनका मंत्रा द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, हमें कॉन्स्टेंटली सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए चैलेंज करता है। पॉलिटिकल,
उन्होंने इंडिविजुअल कॉन्शियस और स्टेट के बीच के रिश्ते पर इम्पोर्टेंट सवाल उठाए, और पर्सनल उन्होंने दिखाया कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि जिंदगी में उतारी जा सकती है, उसे जिया जा सकता है। फिलॉसफी एज अ वे ऑफ लाइफ। और आज के इस दौर में जहां इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने ओपिनियंस हैं, फेक न्यूज़ है, पोलराइजेशन है, वहां सॉक्रेट्स की क्या रिलेवेंस है? शायद पहले से भी ज्यादा। आज जब हर तरफ से अलग अलग आइडियाज, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन हम पे बॉम्बार्ड हो रही हैं, सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग यानी अपने बिलीव्स को सिस्टमैटिकली एग्जामिन करना, सोर्सेस को चेक करना, एजम्पशंस को चैलेंज करना, दूसरों के साथ रैशनली डायलॉग करना, ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग उनकी सबसे बड़ी देन शायद यही इंसिस्टेंस है कि हमें अपनी लाइफ को एग्जामिन करना चाहिए, हमें क्यों पूछना चाहिए, हमें अपने वैल्यूज़ को क्लियर करना चाहिए और विजडम और वर्च्यू को पॉपुलैरिटी या मटेरियल सक्सेस से ऊपर रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये याद रखना चाहिए कि असली विजडम अपनी इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करने से शुरू होती है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 2400 साल पहले था। ओके, सो वी होप यू लाइक्ड आवर टुडेज डिस्कशन। सोक्रेटिस की लाइफ और फिलॉसफी पर यह गहरी चर्चा उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितना सोचें उतना कम है। सोक्रेटिस हमें आज भी चैलेंज करते हैं, प्रोवोक करते हैं। उनके सवाल आज भी जिंदा हैं। फॉर मोर सच डिस्कशन सब्सक्राइब टू आवर चैनल व्यक्तित्व द एपिक टेल्स। धन्यवाद।